स्वागत है आप सभी को समा के एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से गले मिलकर मारू की मॉम को याद करते हुए रो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद मारू मोमो को कहती है आज तुम्हारा शुक्रिया। मोमो कहती है तुम चाहो तो कभी भी ये कर सकते हो, मैं हमेशा तुमसे गले मिलने के लिए तैयार हूँ। मारू कहता है मैं इसके बारे में नहीं कह रहा था, क्या तुम भूल गई, तुम भी रो रही थी। मोमो इस पर शर्मिंदा हो जाती है और मारू के ऊपर गुस्सा करने लगती है। मारू इस पर उसे सॉरी कहता है। मोमो कहते हैं इस तरीके से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो मुझे किस करो। मारू इस पर शर्मा जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी औरागी बुलेट की स्पीड में दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर ये दोनों काफी शर्मिंदा हो जाते हैं। औरागी कहती है मेरे होते हुए तुम दोनों रूल नहीं तोड़ सकते। तभी मारू मोमो के कान में कुछ कहने लगता है। देन वो दोनों औरागी को कहते हैं मारू की बचपन के एल्बम में काची की भी बचपन की फोटो है। मारू कहता है और मैं उन फोटो को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया हूँ। इस पर औरागी को उन फोटो को देखने की इच्छा होती है। मोमो कहते हैं अगर हम दोनों उन फोटो को एक साथ देखेंगे तो ये रूल के खिलाफ होगा, है ना। आगे वो दोनों मिलकर औरागी को कहते हैं क्या तुम्हें भी वो फोटो देखना है, जिस पर औरागी के नाक से खून की नदियां बह जाती है। देन वो दोनों उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं। मारू कहता है क्या तुम काची को उन फोटो को नहीं देखना चाहती जो मैं पहले किसी को भी नहीं दिखाया हूँ। मोमो कहते हैं उनमें से कुछ फोटो तुम्हारे लिए खजाना भी हो सकता है। औरागी कहते मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे वो तस्वीरें दिखा दोगे तो। मोमो कहते तुम तो बहुत आसान हो। औरागी इस पर कहती है तुम में से एक को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर जब तुम दोनों एक साथ मिल जाते हो तब ये करना नामुमकिन है। मोमो कहते तो तुम मानते हो ना हम दोनों बेस्ट जोड़ी हैं। इस पर औरागी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पूरी ताकत लगा के मारू को एक जोरदार किक मारती है, जिस पर मारू दर्द से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर तेत्सी को मारू को कहता है कलेक्ट की मदद से मैगजीन से वो सभी खबर धीरे धीरे कम हो रहा है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट कब क्या फिर से घटिया हरकत कर दे, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करना पड़ेगा। मारू कहता है क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि प्रेसिडेंट सोनी ये सब घटिया हरकत किया है। तेत्सी को कहता है नहीं, पर मुझे यकीन है वो बंदा इसी तरीके का पर्सन है। आगे तेत्सी को कहता है कलेक्ट चाहता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्री को एयर करेंगे तब हम इसका ट्रू एंडिंग भी एयर करें। मारू कहता है हाँ अगर ये जल्दी पूरा हो जाएगा तो हम ऐसा जरूर करेंगे, पर इसमें मेरे और मोमो के अलावा और कौन कौन होंगे। तेत्सी को कहता है उस समय के दो चाइल्ड एक्टर पहले ही शो छोड़ चुके हैं, इसलिए कलेक्ट ने इस काम के लिए सीडा और काची को चुना और वो दोनों पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। मारू कहता है पर वो दोनों ही नौसिखिए हैं, क्या कलेक्ट को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तेत्सी को कहता है कॉमर्शियल बनाने के दौरान वो जो एक्टिंग किए थे वो आज भी लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है, इसलिए अगर इसमें किसी रैंडम एक्ट्रेस को यूज करने के बजाय उन दोनों को यूज किया जाए तो ज्यादा अटेंशन मिलेगा। दिन तेत्सी को मारू को चाइल्ड किंग ट्रू एंडिंग की स्क्रिप्ट देता है और कहता है इनमें से एक सीडा को दे देना। नेक्स्ट मारू डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सीडा के पास आ जाता है। दिन सीडा मारू को कहीं पर लेके जाने लगती है। नेक्स्ट ये दोनों चलते हुए सीडा मन में कहती है मैं मारू से प्यार करती हूँ। मुझे याद नहीं कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यह हमारे एलिमेंट्री स्कूल के दौरान हुआ होगा। मैं इसके लिए बहुत सारे कारण दे सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके लिए कोई कारण नहीं है, ये वही है जो मेरा दिल चाहता है। मेरी मानना है कि यही प्यार है। मैं कब से मारू को इतनी बुरी तरह चाहने लगी और मारू को मेरी चाहत कब होने लगी। सेकंड ग्रेड तक मारू दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा था। वो कभी कभी परेशानी खड़ी कर दिया करता था, पर वो एक तरीके से मजाकिया था और मुझे लगता है आमतौर पर हर कोई उसे पसंद करता था। थर्ड ग्रेड में रहते समय जब वो एक एक्टर के तौर पर डेब्यू किया तब उसे कोई मेजर रोल नहीं मिला, लेकिन जब उसे फोर्थ ग्रेड में चाइल्ड स्टार के मेन कैरेक्टर के रोल में चुना गया उसका आसपास के एनवायरमेंट बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका और उसका आसपास के लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो रहा है। मारू हमेशा से बहुत ही अच्छा पर्सन था, इसलिए लोगों का ध्यान और ईर्ष्या का केंद्र बनना उसके लिए एक बुरा एहसास रहा होगा। वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा अकेला होता गया। देन फिफ्थ ग्रेड में वो एक्सीडेंट हुआ। मारू इस तरीके की सिचुएशन में था कि किसी की भी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकते थे। जब वो टीवी से गायब हो गया और लोगों ने उसके बारे में बुरी चीजें कहना स्टार्ट कर दी है, तब मारू को इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो पूरी तरीके से टूट गया और वो पूरी तरीके से खुद को आइसोलेटेड करके रहने लगा। यही कारण है कि वो अभी अक्सर मेरे घर खाना खाने आता था, चाहे वो कितना भी गहरे दुख में डूब चुका हो। वो अभी भी मेरे बहनों के लिए वही मारू था। मैं ही हूँ जो मारू को अच्छी तरीके से देखा हूँ, उसकी अच्छा साइड, उसकी बुरा साइड, उसकी आशाएं और उसकी निराशा। मैं ही हूँ जो उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे मेरे घर आना बंद कर दिया। ये स्प्रिंग ब्रेक दौरान की बात है जब हम मिडिल स्कूल शुरू किए थे। मारू और मेरे बीच चीजें काफी बदल गई। ये तब शुरू हुआ जब मेरी मम काम पर वापस चली गई। जब वो काम पर जाती थी तब वो मुझसे मेरी बहनों को और मेरे घर को देखभाल करने के लिए कहने लगी। आखिर वो हमेशा मुझसे ये करने को क्यों कहती थी। काश मैं छोटी बहन के रूप में पैदा हुई होती। पहली बार जब मैं घर से भागी तब मैं गुस्से में थी और डरी हुई थी, और यही वो समय है जब मैंने देखा कि मारू कहीं जा रहा है। दिन सीडा मारू को इस गुफा को दिखाकर कहती है क्या तुम्हें वो दिन याद है। मारू कहता है हाँ, आखिर में इसे कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और कहा कि जब तक मैं तुम्हें यह न बता दूं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। सीडा ये सुनकर शर्मिंदा महसूस करती है। दिन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों गुफा के अंदर आने के बाद एक जगह पर बैठ जाते हैं। मारू कहता है ये बहुत ही अच्छा सीक्रेट बेस है ना। सीडा कहते हैं हाँ, और कहते तुम इतनी
दूर यहाँ पर क्यों आए? मारू कहता है मुझे घर पर रहने में डर लग रहा है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। सीडा कहते तो फिर तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? मारू कहता है तुम्हारा घर मेरे घर से तो अच्छा ही है क्योंकि तुम्हारा घर थोड़ा ज्यादा भरा हुआ रहता है। सीडा कहते हैं मुझे लगा कि मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ पर मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था, मुझे माफ कर दो। मारू कहते तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? सीडा इस पर कहते मैं घर से भाग आई हूँ। मारू कहता है क्यों, क्या तुम अपनी बहनों को अपनी बनाई हुई खाना खिला दी? दिन उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हालत अजीब हो गया। सीडा कहते बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें एक पंच मारूंगी। मारू कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। दिन सीडा उसे अपने घर से भागने के कारण बता देती है और आगे कहते पर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कुछ भी झेल चुके हो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मारू कहता है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो और मुझसे बात करती हो। मैं बहुत बुरे मूड में था लेकिन जब मैं देखा कि तुम कितने परेशान हो तब मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अब बस इसलिए काम चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम थे। सीडा कहते तो मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुँच गई। मारू उसे शुक्रिया कहता है और कहता है आखिर तुम रो क्यों रही हो? सीडा कहते हैं तुम भी तो रो रहे हो। नेक्स्ट प्रेजेंट में यहाँ पर सीडा मन में कहती है और ये मेरी आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं शाम को ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सीडा काफी शर्मा रही होती है और मारू को कहती है मैं तुमसे कुछ इंपोर्टेंट चीज बात करना चाहती हूँ, प्लीज इसे ध्यान से सुनना। और वो मारू को कहती है आई लव यू। मारू कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई पर तुमने मुझे कन्फेशन फेस्टिवल में रिजेक्ट क्यों कर दिया? सीडा कहते हैं क्योंकि पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। मारू कहता है तो क्या तुम मुझसे बदला ले रही थी? सीडा कहती है हाँ, मेरा मतलब है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम सिर्फ मुझसे सॉरी कहा। तुमसे ये बात सुनकर मैं बहुत दुखी और निराश हो गई, इसलिए मैं बस चाहती थी मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे तुम्हें भी इतना दुख हो। मारू कहते है तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? सीडा कहती है हाँ, पर मैं तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तब मैं बहुत गुस्सा हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। आगे मैंने सोचा कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरा कारण यही है तो तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता रही थी। मारू कहते है जब तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कैसा महसूस कर रहे थे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैं उदास हो गया। मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो, पर अब कुछ भी हो मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने आखिरकार मुझे ये बात बता दी है। सीडा कहते मैं बहुत कमजोर और डरपोक थी, मुझे माफ कर दो। मारू कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। सीडा उसे थैंक यू कहती है और आगे कहती है क्या तुम अब मुझे अपने आंसर दे सकते हो? ये बात सुनकर मारू को काची और मोमो याद आती है। मारू यहाँ पर सोचता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सीडा की प्यार को एक्सेप्ट कर लूं? पर सीडा ये कैसी नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मारू यहाँ पर सभी प्रकार के कैलकुलेशन करने लगता है और हिसाब लगाने लगता है कि आखिर में सबसे ज्यादा किसे प्यार करता हूँ, क्या ये सीडा है? अगर सीडा है तो मैं उसे आंसर देने में इतना सोच क्यों रहा हूँ? तभी सीडा मारू को कहती है समय खत्म हुआ। आगे वो कहती है माफ करना, मैंने एक सीक्रेट रूल बनाई थी और वो है अगर तुम 10 सेकंड से ज्यादा समय लोगे तो मैं तुम्हारी आंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मारू कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये कन्फेशन का रूल है? तभी सीडा कहते हैं मुझे लगता है तुम इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि एक लड़की है जिसे तुम भूल नहीं सकते। अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम अभी किसी कंक्लूजन में पहुंचो, इसलिए मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। आगे सीडा कहती है हम बचपन के दोस्त है ना, ये एक ऐसी रिश्ता है जो कि किसी का एक्सेप्ट या फिर किसी को रिजेक्ट कर देने की वजह से खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए आइडिया ये है कि तुम मुझे अपने चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड बनाओ। ये एक वादा होगा कि भले ही हम अभी डेट में नहीं जा रहे हैं पर अगर सभी सिचुएशन सही रही तो हम बाद में ये करेंगे। मारू कहता है कि ऐसा करना किसी को बाद के लिए बचा के रखना नहीं है। सीडा कहते हैं नहीं, इसके पीछे मोटिव्स है और इससे फायदा उसे मिलेगा जो कि पहले अपने प्यार को कन्फेस करेगा। चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड तो बस एक वादा है जो कि हमें इक्वल रखेगा। अगर मैं ये डिसीजन ले लूं कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है तो ये वादा वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसे किसी भी समय खत्म किया जा सकता है पर रेस्पॉन्स पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को भी अपने आंसर पर पहुंचने के लिए किसी भी तरीके का स्ट्रेस न लेना पड़े या बाकी सभी थॉट्स को खत्म करना ना पड़े। अगर हम में से कोई किसी दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट लेता है तो दूसरा उसे दोस्त नहीं दे सकता पर फिर भी रिजेक्ट होने का खतरा बना रहता है। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो कि एक वादे के ऊपर टिका रहेगा जिसमें ये सभी रूल्स शामिल है। पर मारू को तो इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कहता है आखिर हम इस रिलेशन में रह के क्या क्या कर सकते हैं। इस पर सीडा उसके नजदीक आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है जैसे कि हम इस रिलेशन में एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे मारू कहता है क्या हम डेटिंग कर सकते हैं? सीडा कहती है हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मारू कहता है क्या हम शोल्डर और हिप्स को छू सकते हैं? सीडा कहते है ये चीज टाइम और जगह पर निर्भर करता है। मारू कहता है सिर और गालों के बारे में क्या? सीडा कहते है ये भी टाइम, जगह और किस तरह की टच तुम कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। मारू आगे कहता है और किसके बारे में क्या? सीडा कहते है ऐसा होने के बाद हम एक परफेक्ट कपल बनने के लिए तैयार हैं। मारू आखिर में कहता है और चेस्ट को टच करने के बारे में क्या? सीडा इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मारू इस पर रोने लगता है और कहता है मैं समझ गया, मैं ये भी नहीं कर सकता, नहीं तो हम कपल बन जाएंगे। नेक्स्ट वो दोनों जाने लगते हैं। सीडा मारू से कहती है तुम तैयार रहना मारू, अगर तुम मुझे किस करोगे या फिर कोई भी अश्लील काम करोगे तो हम ऑफिशियल कपल बन जाएंगे। मारू कहता है मुझे चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है पर तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? सीडा कहते हैं नहीं, इस तरीके से मैं बिना रिजेक्ट हुए तुम्हारे गर्लफ्रेंड बने रह सकती हूँ और इससे मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होंगी कि मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड बन सकूँ। आगे सीडा कहती है पर सिर्फ मेरे मोटिवेट होने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा और अगर तुम मुझ पर
ज्यादा अटेंशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मारू कहता है ठीक है मैं समझ गया। दिन सीधा मारू के हाथ को पकड़ कर कहती है अब तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी पढ़ाई में फिर से मदद करेगी। और ऐसा कहकर वो अपने संतरे से मारू के हाथ को दबाने लगती है और आगे वो कहती है इसका अलावा हमारा ये रिश्ता एक सीक्रेट है, ठीक है। मारू कहता है ठीक है मैं समझ गया। दिन सीधा उससे और भी ज्यादा चिपकने लगती है जिस पर मारू शर्मा जाता है। दिन वो दोनों आपस में पूरा चिपकते हुए घर जाने लगते हैं। दिन हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर मारू खाना बना रहा होता है और वो अपनी और शिडा के साथ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को तेत्सुको को भेज देता है। तेत्सुको मैसेज में उससे कहता है सभी डॉक्यूमेंट्री तैयार है, अब तो बस ट्रू एंडिंग ही बाकी है। नेक्स्ट हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। अभी यहाँ पर तेत्सुको के पास आता है और कहता है मैंने मारू के वो डॉक्यूमेंट्री और ट्रू एंडिंग देखा। इससे मुझे तब का समय याद आ गया जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है और ये भी याद आ गया कि तब मुझे कैसा महसूस हुआ था। तेत्सुको कहता है तो तुम खुद जाके मारू को ये बात क्यों नहीं कहते। अभी कहता है नहीं, मारू के मन में मेरे लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैंने कभी भी उसे दूर नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे बात करूंगा। तेत्सुको कहता है पर तुम तो उसके सबसे बड़े फैन हो ना, तो तुम उससे बात करने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। अभी कहता है मुझे उससे मिलने से शर्म नहीं आ रही, मैं तो बस तुम्हारे पास ये पूछने के लिए आया था कि तुम इतना सब कुछ किए तो इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। देन वो आगे कहता है मेरे हिसाब से इस बार के विनर तुम हो, तुम शुरू से ही जानते थे कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा था। प्रेसिडेंट का गोल था कि वो मारू के पास्ट को यूज करके उसे नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया ताकि मारू खुद अपने पास्ट के ऊपर से काबू पा सके। मारू को प्यार करने वाले तीनों लड़कियों के साथ मारू को उस जगह पर ले जाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था जहाँ पर मारू और उन लड़कियों की यादें जुड़ी हुई है। तेत्सुको कहता है असल में ये मोमो की आइडिया थी। अभी कहता है मैंने सोचा कि अगर ये आइडिया तुम्हारा नहीं था तो ये आइडिया जरूर सीडा का होगा। तभी तेत्सुको कहता है सीडा इस तरीके से नहीं सोचती। जहाँ तक रोमांटिक पहलुओं का सवाल है वो एक बीस्ट की तरह सोचती है। अभी कहता है क्या उसने कुछ किया। तेत्सुको कहता है जब से सीडा मारू को रिजेक्ट की थी तब से वो एक मुश्किल स्टेज में थी, पर काची मारू के साथ मारू के घर में रुकी और उसके ऊपर अपनी चाम्स यूज की, पर मारू इन सभी के बीच में बहुत बुरा फंसा। और ये तो बताने का जरूरत नहीं है कि ओकिनावा ट्रिप के दौरान मारू का दिल काची की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। दिन वो तीनों लड़कियां एक मीटिंग की और एक प्लान बनाए। इस प्लान में उन तीनों को ही ठीक ठाक फायदा हुआ, पर सीडा मारू के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसे फिर से कन्फेस कर दी और जैसे ही उसे पता चला कि मारू उसे रिजेक्ट करने वाला है, सीडा ने अपनी कन्फेशन को कैंसिल कर दिया और फिर वो मारू को चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड का आइडिया दिया। अभी कहता है आखिर चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड का क्या मतलब है। तेत्सुको कहता है ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि फ्रेंड बनने से कहीं ज्यादा है और एक दूसरे को प्यार करने वाले रिश्ते से कम। चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो कि बचपन की दोस्त है और जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। नेक्स्ट अगले दिन का सीन हम देखते हैं। तेत्सुको यहाँ पर मारू को कहता है वैसे क्या तुम्हें पता है अब तुम्हारे पास तुम्हारा फैन क्लब भी है। इस पर मारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। दिन हम देखते हैं सभी लड़कियां यहाँ पर मारू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और सीडा भी ये सब सुन रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं काची के पास भी बहुत सारी लड़कियां मारू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। काची कहती है तो और भी लड़कियां मारू के ऊपर डोरे डालने के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मोमो को देखते हैं। मोमो कहती है लगता है इन लड़कियों को सबक सिखाना पड़ेगा, वो मेरे मारू को मुझसे छीन नहीं सकते। और सीडा यहाँ पर इन लड़कियों की बातों को सुनकर कहती है मैं उन सभी लड़कियों को मार डालूंगी। काची कहती है इनमें से कोई भी लड़की मारू के पास आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट हम चाइल्ड किंग का ट्रू एंडिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर चाइल्ड किंग जिसका नाम है रेन वो 6 साल के बाद जाग जाता है और ये तीनों लड़कियां उसे इस तरीके से देखकर काफी खुश हो जाते हैं और यहीं पर उस समय की सीजन 1 खत्म होता है।